नमस्कार मित्रों, मैं नीरज सक्सेना, फिजिक्स फैकल्टी। प्रकाश विद्युत प्रभाव और डी ब्रोगली परिकल्पना दोनों हमने पढ़ी ली, उसके न्यूमेरिकल कर रहे हैं। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के भी न्यूमेरिकल हैं और डी ब्रोगली के आ जाता है इनमें से न्यूमेरिकल। तो उसी कंटिन्यूटी में मैं लेता हूँ जो मैंने आपको करा रहा हूँ, उसी कंटिन्यूटी में बुक्स के न्यूमेरिकल और ले लेते हैं, फिर 1 2 4 न्यूमेरिकल बाहर के भी जैसे याद आ जाएंगे मेरे को मैं डाल दूंगा, है ना सब। तो सब हमने न्यूमेरिकल कर लिए थे। लास्ट न्यूमेरिकल शायद हमने 9 न्यूमेरिकल किया था। 9 न्यूमेरिकल में इसने बताया था, ये भी एक अच्छा न्यूमेरिकल था, इसने थोड़ा सा समझा रहा हूँ मैं आपको। इसने कहा था कार्यफलन 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, और आपतित वेवलेंथ इसने बताई थी 330 नैनोमीटर। तो इसने अपन से कहा था कि क्या इस विकिरण को आपतित करने से प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा। तो सब आप 2 तरीके से इसको कर सकते थे, मैंने एक ही तरीका समझाया था। अपन इस लैम्डा से एनर्जी ज्ञात कर सकते हैं, hc अपॉन लैम्डा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना है तो इससे कर लेंगे जो हमने की थी। अगर आप ऐसा ना करते तो इससे चल दो, है ना। इससे चलने में आपको ये एक तरह से एनर्जी है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ऊर्जा है ना। ऊर्जा से आप ये उल्टा चल लो, hc अपॉन ई लैम्डा, यानी लैम्डा इज इक्वल टू SC अपॉन EW0। तो इससे उल्टा चल लो, लैम्डा निकाल लो, है ना। तो कहने का मतलब इस क्वेश्चन को दोनों तरह से किया जा सकता था, ठीक है। फिर अपन ने वन साइडेड कर ही लिया। अब अपन नेक्स्ट न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अभी अपना डी ब्रोगली पे न्यूमेरिकल आया नहीं है ना। फिर जो और होगा मैं अलग से आपको बताऊंगा। ये सब न्यूमेरिकल नंबर 10 है ना, तुरंत करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेना मुझे। 10 न्यूमेरिकल जो है वो यूं है, 7.21 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज आवृत्ति का प्रकाश एक धातु की पृष्ठ पर आपतित होता है, ठीक है साहब। तो फ्रीक्वेंसी दे दी इसने, फ्रीक्वेंसी बता दी अपने को 7.21 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज, ठीक है। इस फ्रीक्वेंसी का प्रकाश आप किसी धातु की पृष्ठ पर डालते हो, इस पृष्ठ से 6 इंटू 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड की उच्चतम गति से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन का वेग इसने बता दिया 6 इंटू 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 इंटू 10 की पावर 5 है ना, 6 इंटू 10 की पावर 5 हर्ट्ज। क्लियर सब है। अब ये कह रहा है इलेक्ट्रॉन की प्रकाश उत्सर्जन के लिए देली आवृत्ति का मान बताइए, ठीक है साहब। अब देखो साहब, इसमें तुकबंदियां हैं। ये तो आवृत्ति इसने आपतित की, इससे आपतित ऊर्जा निकल जाएगी, है। और इस वेग के इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए, इससे काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगी। अब ये पूछ रहा है, इसका क्वेश्चन था कि सब उत्सर्जन के लिए देली आवृत्ति का मान बताओ, है ना। तो सब ऐसे देख लो आप, वेलोसिटी से अपन करेंगे तो शॉर्टेस्ट जो मेथड हो सकता है मैं कोशिश करता हूं। देखो, 12 mv² है ना, इज इक्वल टू h nu माइनस W0, है ना। यानी अच्छा, ये अपन क्या पूछा, अपन से देली आवृत्ति है ना। तो W0 इज इक्वल टू अपन बोले तो h nu माइनस 12 mv² लिख दें इसको, है ना। W0 में W0 को क्या लिखेंगे, h nu माइनस 12 mv², या न्यू जीरो बराबर
SH कट ही गया है ना, एक मिनट, ये H से H कट गया तो यहाँ रह गया न्यू माइनस हाफ mv स्क्वायर अपॉन h। इससे सब आप कैलकुलेशन कर सकते हो। अब ये कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी बैठेगी है ना, क्योंकि अब इस कैलकुलेशन में अपने को न्यू भी रखना, न्यू तो दे ही रखा है अपने को है ना। उसके बाद mv स्क्वायर, तो m इलेक्ट्रॉन का मास है। तो कहने का मतलब कैलकुलेशन लंबी बैठेगी, बस आप बात को समझ गए कि वेलोसिटी दे रखी है, आपतित प्रकाश की आवृत्ति दे रखी है, तो आप आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण काम में लें और आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण का इस्तेमाल करके आप यहाँ पर देली आवृत्ति इस तरह से बता सकते हैं है ना। बाकी पुट आपको करना है। यहाँ पर आप देख लें कि ये मास इलेक्ट्रॉन का है, तो मैं यहाँ E लिख देता हूँ है ना। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपन जानते ही हैं, वेलोसिटी इसने दे रखी है, H अपन को फिक्स सही सही, ठीक है साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। जहाँ लेंदी कैलकुलेशन होगी उसको अवॉइड कर दूंगा मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, रिपीटेड होगा तो खट से फॉर्मूला बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है 488 नैनोमीटर प्रकाश, तो इस तरंग दैर्घ्य का प्रकाश एक आर्गन लेसर से उत्पन्न किया गया। लैम्डा बराबर बोलता है 488 नैनोमीटर, नैनोमीटर का मतलब 10⁻⁻⁹ मीटर, ऐसा ही बोल रहा है, ठीक है। ये प्रकाश एक ऑर्गन लेसर से उत्पन्न किया है जिसे प्रकाश विद्युत प्रभाव के उपयोग में लाया जाएगा, ठीक है। जब इस स्पेक्ट्रमी रेखा की प्रकाश को उत्सर्जक पर आपतित किया जाता है, तब प्रकाशित इलेक्ट्रॉनों का निरोधी विभव 0.38 वोल्ट होता है। निरोधी मतलब अंतक वोल्टता 0.38 वोल्ट, ये सब 0.38 वोल्ट होता है, ठीक है साहब। अब उत्सर्जक के लिए कार्यफलन की गणना करो, ठीक है। कार्यफलन की गणना करनी है, यानी ये W0 पूछ रहा है, क्लियर। आपके पास जो है आप उससे समझो। अपन आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण, इसके साथ एक रिलेशन और जानते हैं है ना, EV0 बराबर हाफ mv स्क्वायर, ठीक है साहब। और एक ये इक्वेशन है, इन दोनों को मर्ज कर लें तो क्या लिखेंगे, इसलिए EV0 बराबर हाफ mv स्क्वायर की जगह लिख दें h न्यू माइनस W0। अब आपसे कह रहा है कार्यफलन की गणना करो है ना, निरोधी विभव दे ही रखा है, यानी W0 इज इक्वल टू h न्यू। अब न्यू अपने पास न्यू नहीं है तो न्यू को लेमडा में चेंज कर दो, न्यू बराबर C अपॉन लेमडा लिखेंगे अपन है ना। न्यू इज इक्वल टू C अपॉन लेमडा, ये अपन ने लिख दिया C अपॉन लेमडा है ना। W0 को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल लें है ना, W0 को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल लें। चलो एक बार पहले मेरे को ऐसे लिख दें दो EV0 है ना, ये तो निकलेगा जूल में। फिलहाल तो सारी चीज जो है उसको अपन ने नेचुरल लिख दिया, नेचुरल जो फॉर्मूला लिखोगे वो SI में आएगा। ये जूल है, ये भी जूल है। अपन कार्यफलन को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल दें, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालने के लिए E का भाग देना पड़ेगा, SC अपॉन E लेमडा, यहाँ E का भाग दिए थे ओनली V0, यानी W0 है ना, HC, H और C इसको मल्टीप्लाई करके रख ले अपन है ना। HC अपन जानते हैं HC अपॉन E, तो ये तीन चीजें तो अपने को पता है इससे ही। H का मान 6.62 इंटू 3, C का मतलब 3 हो गया, तो 19.86 डिवाइडेड बाई 1.6 डिवाइडेड बाई 1.6, ये 12.412 आ जाता है। यानी ये अपन ने लिखा 6.62 10⁻⁻34, C की वैल्यू 3 × 10⁸
और ई फिक्स है इससे 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। लैम्डा इसने दे ही दिया 488 इंटू 10 की पावर माइनस 9। इसमें से V0 घटाना है। मैं पूरी कैलकुलेशन नहीं करूँगा, बस मैं यहाँ एक अरेंज करके छोड़ देता हूँ। ये तो 19.86 होता है ना। एक बार और करके देख लेते हैं, यही होता है ना। पावर ऊपर देखें अगर अपन, तो ऊपर की तरफ पावर देखें, माइनस की 34 प्लस की 8, यानी माइनस की ये आपके पास है 26 है ना, माइनस की 26। अपोन में देखें, अपोन में 1.6 इंटू 488। पावर देखें तो ये माइनस की 28 हो रही है ना। माइनस की 28 माइनस की 26, तो माइनस की 26 बटा माइनस की 28, माइनस की 2 बचेगी। माइनस की 2 को अपन ऊपर ले जाएं, प्लस की 2, तो कुल मिला के अपन यहाँ पर सोल्व करके ये प्लस की 2 लिख देते हैं बस, है ना, डायरेक्ट, है ना। या प्लस की 2 भी क्या लिखें, इसको 1986 लिख दें डायरेक्ट, है ना। ये 1986। चलो सब ये काम हो गया तुरंत। 1986 बटाइए और V0 आप 0.38 घटा लेना। जो आंसर आएगा उस आंसर का मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखना, क्योंकि मैंने यहाँ पर ई का भाग देके इस जूल को किस में कन्वर्ट कर लिया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ये आंसर आ जाएगा सब, है ना। अब मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, कैलकुलेशन करूँगा लंबे चले जाएंगे सवाल, फिर हो नहीं पाएंगे ना। ये क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर आ जाओ आप 12 पर, है ना। क्वेश्चन नंबर 12, 12वां क्वेश्चन। 12वें क्वेश्चन में अब ये आगे सब आपके डी ब्रोगली पर आ गए। 56 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित इलेक्ट्रॉन, तो V बराबर 56 वोल्ट, ठीक है। 56 वोल्ट विभवांतर पर त्वरित इलेक्ट्रॉन का नंबर 1 संवेग बताना है, नंबर 2 डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य बतानी है ना। इलेक्ट्रॉन की बतानी है तो पहले अपन बता दें तरंग दैर्ध्य, है ना। पहला काम तरंग दैर्ध्य बताने का, है ना। तो तरंग दैर्ध्य, इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य का फॉर्मूला अपन ने पहले ही कैलकुलेट कर रखा है। ये आपको ध्यान रखना है साहब, ये वाला फॉर्मूला मैंने आपसे किया था, काम का फॉर्मूला। तो साहब 56 वोल्ट दे रखा है, अपने शायद प्रैक्टिकल में भी 56 वोल्ट ही था, तो 12.27 रूट 56 ये एंगस्ट्रॉम। तो अपन ने ये सोल्व करके बताया था 1.67 एंगस्ट्रॉम। ये अपन पहले से इसको बता चुके हैं ना, वहां पे कैलकुलेट करके। तो कहने का मतलब मैंने उसी हिसाब से डायरेक्ट लिख दिया 1.67। दूसरा पार्ट इसने पूछा है संवेग बताओ, तो सेकंड पार्ट में संवेग संवेग है ना, तरंग दैर्ध्य आई चुकी है ना, संवेग। तो क्योंकि हम जानते हैं P बराबर H अपॉन लैम्डा, है ना। एक मिनट, जल्दबाजी में भी दिक्कत होती है, और क्या है, मेरे को न्यूमेरिकल एंड करना है इसमें, है ना। संवेग P बराबर H अपॉन लैम्डा। लैम्डा आप ऊपर निकाल ही चुके, तो P ये तो आप 6.62 10 की पावर माइनस 34 और लैम्डा 1.67 और एंगस्ट्रॉम में 10 की पावर माइनस 10। जो भी चीज आएगी उसका मात्रक होगा kg मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये संवेग है। संवेग मतलब द्रव्यमान इंटू वेग। तो ये सब ऐसा कैसा, है ना। अब आ जाओ नेक्स्ट, तुरंत तुरंत करते हैं सब, ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 में ये कहता है एक इलेक्ट्रॉन जिसकी गति ऊर्जा 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब काइनेटिक एनर्जी को E लिख देता हूं या E के लिख देता हूं ना। E के बराबर ये बोलता है 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैं आपको बता दूं
कि अगर ऐसा ही ऑपरेट करोगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं चलेगा, फिर तो आपको इसको 1.6 इंटू 10⁻19 से गुणा करना पड़ेगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जूल में। अब अपन देखते हैं क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा, लेकिन मैंने आपको दोनों ऑप्शन दे दी। ये तो इसने इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया, अब आपको वेग निकालना है और कोई चीज निकालनी तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं चलेगा, फिर आपको जूल में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब ये क्या पूछता है अपन से क्वेश्चन में, एक इलेक्ट्रॉन जिसकी गति ऊर्जा 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, बता दी मैंने ना। इसका संवेग बताओ, चाल बताओ और द्विबोगली तरंग दैर्घ्य क्या है। ठीक है, संवेग बताना है। अब देखो ए, गति ऊर्जा और संवेग में एक संबंध पढ़ रखा है अपन ने, ये है P बराबर √2mE_k, है ना। ये 11 में भी आपने पढ़ा होगा, क्लियर। सिंपल सा एक रिलेशन है, √2E बराबर EM के, या E बराबर P²/2m। तो उससे भी आप मतलब दोनों ये याद रखना, आप तो उल्टा सीधा कभी भी काम आ जाता है। जैसे EK बराबर P²/2m, ठीक है। यहाँ इलेक्ट्रॉन का संवेग पूछता है तो आप इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान रख देना, EK दे रखा है। अब ध्यान रखिएगा आप, क्योंकि आप संवेग बता रहे हो, है ना, ये मुझे यहाँ लिख देना चाहिए, चलो आपको बोल तो राइस हूँ। अब ये जूल में चलेगा साहब, है ना, क्योंकि संवेग का आप जो मान निकाल के बताओगे वो केजी मीटर प्रति सेकंड में बताओगे। तो यहाँ पर मैं बस एक ब्रैकेट फिलअप कर देता हूँ, फिर आप कर लेना। 2 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻31, और काइनेटिक एनर्जी आपको ये रखनी पड़ेगी, है ना, 120 1.6 इंटू 10⁻19। ठीक है, ये जो भी सॉल्यूशन है वो संवेग निकाल देगा। नेक्स्ट में कहता है इसी क्वेश्चन में संवेग चाल, है ना। अब चाल बताओ B, तो क्योंकि P बराबर आप जानते हो mv है, इसलिए V बराबर P/m, है ना। P में इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का भाग दे देना, ये चाल पूछा है तो चाल भी निकल जाएगी। तीसरा इसने क्वेश्चन पूछा अपन से तरंग दैर्घ्य, तो सब तरंग दैर्घ्य लैम्डा बराबर h/p। P आप यहाँ निकाल ही चुके हो, ये P यहाँ पुट कर देना, तरंग दैर्घ्य मीटर में आ जाएगी ना, तो ये मीटर है, ठीक। तो ये सब तीनों चीजें निकल जाएंगी। कैलकुलेशन मैंने सब अरेंज कर दिया आपके सामने ना, बस आपको तो खट 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 कैलकुलेट करना, क्योंकि रिपीटेड टाइप का है ना, कोई अलग सा होता है ना तो मैं आपको बताता ही सही। क्वेश्चन नंबर 13 हो चुका, 14 है ना। 14 में देख लेते हैं, कुछ अलग होगा, जहां भी कुछ अलग होगा मैं आपको पूरा करवा दूंगा ना, उसकी मेरे को टेंशन नहीं पड़ गया, टाइम बचना चाहिए अपने पास। क्वेश्चन नंबर 14 में सोडियम के स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन रेखा के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 589 नैनोमीटर है। देख लेते हैं, लैम्डा 589 नैनोमीटर यानी 589 नैनो का मतलब 10⁻⁹ मीटर, ठीक है ना। अब ये क्या कहता है उसको पढ़ लेते हैं अपन, है ना। ये कहता है सोडियम के स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन रेखा के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य इतना है, लैम्डा बता दिया, वह गति ऊर्जा ज्ञात करो। अब लैम्डा से आपको गतिज ऊर्जा ज्ञात करनी है, इसका मतलब लैम्डा और गतिज ऊर्जा के बीच संबंध पता होना चाहिए। वह गति ऊर्जा ज्ञात करो। ए एक इलेक्ट्रॉन, बी एक न्यूट्रॉन का द्विबोगली तरंग दैर्घ्य समान हो, मतलब वह ऊर्जा ज्ञात करो जिस पर दोनों का तरंग दैर्घ्य समान हो। तो लैम्डा से, लैम्डा तो ये है ही सही, है ना, दोनों के लिए। देखो इसका सवाल कोई ज़्यादा खास तो नहीं है, लेकिन एक छोटी सी बात समझना, लैम्डा तो यही रहेगा, है ना। अब गति ऊर्जा बताओ सीधी सीधी, क्योंकि ये थोड़ी कह रहा है कि दोनों के लिए गति, वह गति ऊर्जा बताओ जिस पर एक इलेक्ट्रॉन और एक न्यूट्रॉन की द्विबोगली तरंग दैर्घ्य समान हो। तो सब ई
काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन अपने को चाहिए लैम्डा से। अब देखो कैसे करें अपन, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी p²/2m अभी मैंने लिखा ही है, तथा लैम्डा से रिलेट करना ना, p बराबर h/λ, इसलिए काइनेटिक एनर्जी 1/2m, p की जगह रख दें मान h/λ का स्क्वायर, यानी E काइनेटिक इज इक्वल टू h² 2m λ²। लैम्डा आपको दे ही रखा है। अब आपसे इसने पूछा है इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा, तो इलेक्ट्रॉन के लिए है ना, इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा में E काइनेटिक, H तो सबके लिए सेम है ही सही, मास इलेक्ट्रॉन का लिख देना, लैम्डा तो यही है दोनों के लिए, ठीक है। और दूसरा इसने पूछा न्यूट्रॉन के लिए, है ना, न्यूट्रॉन के लिए, न्यूट्रॉन के लिए फॉर्मूला यही रहेगा, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है h² 2 मास ऑफ न्यूट्रॉन, है ना, मास ऑफ न्यूट्रॉन, लैम्डा यही रहेगा। तो इसने सब दोबारा सवाल को सुन लें आप कि लैम्डा तो यही है यार, लैम्डा तो इसने कह दिया यही है, ये वाला ही है ना। अब इस लैम्डा को रखते हुए इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बताओ और न्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बताओ, जिस पे तरंग दैर्घ्य समान हो तो तरंग दैर्घ्य वही ले लो, दोनों की काइनेटिक एनर्जी बता दीजिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 15 सिंपल टाइप का क्वेश्चन है, द्रव्यमान और चाल दे रखी है, फिर उसमें P निकल जाएगा, P से लैम्डा निकल जाएगा, है ना। इससे इसको छोड़ देता हूं मैंने क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 को कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन और एक फोटोन, प्रत्येक की तरंग दैर्घ्य 1 नैनोमीटर है। इलेक्ट्रॉन और फोटोन, है ना, ये थोड़ा सा सवाल इंटरेस्टिंग हो सकता है। इलेक्ट्रॉन और फोटोन, है ना, दोनों की तरंग दैर्घ्य 1 एंगस्ट्रॉम है, 1 नैनोमीटर है। 1 नैनोमीटर मतलब 10⁻⁹ मीटर है, ठीक है साहब। अभी कहता है दोनों का समवेग बताओ, है ना, तो सब ए, थोड़ा सा बस प्रिकॉशन रखना, इलेक्ट्रॉन और फोटोन की बात है, दोनों का ट्रीटमेंट सेम नहीं होता, लेकिन इससे दोनों का समवेग दे दिया। समवेग किससे निकालना? तरंग दैर्घ्य से। तो सब इलेक्ट्रॉन का समवेग और फोटोन का समवेग, ये दोनों तो द्विबोगली से निकालेंगे, है ना, ये तो एक ही निकलेगा क्योंकि दोनों के लिए लैम्डा सेम है और द्विबोगली कहते हैं लैम्डा सेम है, तो मेरे सूत्र के अनुसार तरंग दैर्घ्य संवेग समान होगा। तो संवेग दोनों का एक से निकल जाएगा। बी, है ना, जहां अंतर होगा मैं बताऊं। फोटोन की ऊर्जा बताओ। अब तरंग दैर्घ्य से ऊर्जा निकालनी है, तो सब फोटोन की ऊर्जा, ये बात अपन किसके लिए कर रहे हैं? फोटोन के लिए। फोटोन की ऊर्जा E बराबर h न्यू, है ना, E बराबर h न्यू। h न्यू को अपन लिख सकते हैं Sc/λ। अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना हो तो E का भाग दे लेना। फिलहाल तो ये किस में निकल रही है ऊर्जा? जूल में। लैम्डा दे ही रखा है, लैम्डा यहाँ उपयोग ले। C कांस्टेंट है, H कांस्टेंट है। C में इलेक्ट्रॉन की गति, यहाँ आपको अंतर पता पड़ जाएगा। अब लैम्डा से इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा निकालनी है, तो इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा इससे निकलेगी, E काइनेटिक h² 2me λ², ये वाले से। देखो सब दोनों का सेम ट्रीटमेंट नहीं कर सकते आप। फोटोन और इलेक्ट्रॉन दोनों का ट्रीटमेंट सेम नहीं हो सकता, है ना। फोटोन के लिए तो ये फॉर्मूला लागू है h न्यू, क्योंकि फोटोन की चाल तो प्रकाश की चाल के बराबर होती है निर्वात में, है ना। लेकिन इलेक्ट्रॉन की चाल प्रकाश की चाल के बराबर थोड़ी होती है।
तो आप काइनेटिक एनर्जी, बस यहाँ अंतर समझ लो इस सवाल में, यही बस परिवर्तन है। संवेग दोनों का एक सा निकलेगा, क्योंकि दोनों को हम संवेग उससे ही निकाल रहे हैं, डी ब्रोगली से। डी ब्रोगली एप्लीकेबल फॉर फोर्स, सभी के लिए लागू है, तो संवेग तो दोनों का सिमिलर फॉर्मूले से निकल गया। लेकिन जहां तक काइनेटिक एनर्जी की बात है, तो इसने अलग अलग पूछा है, बहुत अच्छा किया है ना। काइनेटिक एनर्जी की बात की तो सब फोटोन के लिए तो ये लागू है, E बराबर एच न्यू, ठीक है। लेकिन ये आप इलेक्ट्रॉन के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की चाल प्रकाश की चाल के बराबर नहीं हो सकती है ना। तो सब इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे वो इस वाले फॉर्मूले से निकलेगी, लैम्डा के थ्रू निकलेगी। लैम्डा दोनों का सेम है, दोनों की काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट निकलेगी, सेम हो ही नहीं सकती, ठीक है ना। तो ये 16 वाला सवाल थोड़ा सा ढंग से देखना आप, कि यहाँ पर आपको ये पता पड़ता है कि फोटोन और इलेक्ट्रॉन का ट्रीटमेंट सिमिलर नहीं होता, एक जैसा नहीं हो सकता है ना। क्वेश्चन नंबर 17 में 17 क्वेश्चन है ना। 17 क्वेश्चन में कह रहा है न्यूटन की किस गति ऊर्जा के लिए डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य इतने मीटर होगा। अभी मैंने काइनेटिक एनर्जी बताई दी आपको, है ना। चलो 17 को छोड़ दो, 17 में इतना विशेष नहीं, चलो एक देख ले, खटाखट लिख देता हूं। जब ए, पहले तो इसने क्या कहा कि न्यूटन की किस गति ऊर्जा के लिए डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य 1.4 इंटू 10 की पावर -10 मीटर होगी। तो लैम्डा तो इसने दे दिया 1.4 इंटू 10 की पावर -10 मीटर है ना, -10 मीटर, ठीक है। अब किस गति ऊर्जा के लिए, तो अभी अपन ने बताई है ना, सामान्य द्रव्य फोटोन के लिए ट्रीटमेंट अलग होता है, h² 2m न्यूट्रॉन लैम्डा स्क्वायर, है ना। अभी मेरा ख्याल है इसी का यूज करके निपटे अपन, मैं भी देख लेता हूँ एकदम, है ना। ये अभी अपन ने लास्ट में लिखा भी शायद यहाँ, ये h² 2m, ये यहाँ लिख भी रखा है न्यूट्रॉन का, ये यहाँ पे है ना, 2m लैम्डा स्क्वायर, ठीक है। तो न्यूटन की काइनेटिक एनर्जी तो उसी से निकल जाएगी, मास ऑफ न्यूटन लिखा है मैंने। अब बी में क्या पूछा है, देखा बी की वजह से मैंने इसको पिक किया, उठा लिया इसको ना। बी में यूं कहता है ये, एक न्यूट्रॉन जो पदार्थ के साथ तापीय साम्यता अवस्था में और जिसकी 300 केल्विन पर औसत गतिज ऊर्जा, टेम्परेचर बोल रहा है ये 300 केल्विन, है ना। इस पर काइनेटिक एनर्जी बोल रहा है 3/2 kT, है ना। अब इसकी डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य, चलो ये थोड़ा सा आपको याद नहीं रहा होगा, भूल हो चुके होंगे शायद आप। अब देखो, क्योंकि P बराबर 2me, मैंने बताया था ना उदासीन कणों के लिए संवेग अलग निकलेगा, तो उदासीन कणों के लिए संवेग ये निकाला था अपन ने, है ना, √2 बराबर 2me, ठीक है ना। ए की वैल्यू रख दें, यानी P बराबर 2m, ए की वैल्यू रख दी अपन ने 3/2 kT, 2 से 2 कट गया, यानी P बराबर ये हो गया साहब अपने पास 3m kT। यहाँ पर m किसका मान लेना है, न्यूटन, है ना। तो ये मास ऑफ न्यूटन एंड में लिख दूंगा, इसलिए लैम्डा बराबर h/p से वेवलेंथ बताओ, है ना, लैम्डा h, है ना, अपॉन p। p की जगह आप लिख दो 3m मास ऑफ न्यूट्रॉन के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, t दे रखा है ना। तो k का मान तो आपको बता ही रखा 1.38 इंटू 10 की पावर -23, है ना, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहते हैं इसको। k की वैल्यू रख देना 1.38 इंटू 10 की पावर -23 जूल पर केल्विन। मास ऑफ न्यूट्रॉन वही मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर रखते ही हैं, 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg, और t का मान इसने दे ही रखा है, t बराबर 300 केल्विन।
ठीक है साहब, ये सभी वैल्यू पुट कर देना इस फॉर्मूले में, है ना, और वेवलेंथ निकाल लेना। तो साहब ठीक है, काम तो पूरा पुराना सही था, पर फिर भी वाह। क्वेश्चन नंबर 18। अब क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है, ये दर्शाइए कि विद्युत चुंबकीय विकिरण का तरंग दैर्ध्य उसके फोटोन के तरंग दैर्ध्य के बराबर होता है। इंपॉर्टेंट मानो इसको आप, है ना। विद्युत चुंबकीय तरंग, है ना, विद्युत चुंबकीय तरंग विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग दैर्ध्य फोटोन की तरंग दैर्ध्य के बराबर होती है ना। तो एक तो विकिरण की तरंग दैर्ध्य यानी लैम्डा वेव, लैम्डा वेव तो अपन c/ν लिख दें, है ना। वह लैम्डा फोटोन, लैम्डा फोटोन अपन डी ब्रोगली से निकाल दें, है ना। लैम्डा फोटोन अपन h/p लिखेंगे, ठीक है। अब ये कहता है ये दोनों समान होती है। अब देखो, क्योंकि लैम्डा फोटोन इज इक्वल टू h, अब जब फोटोन की बात होगी तो p यानी संवेग की जगह लिखेंगे द्रव्यमान इनटू वेग। फोटोन के लिए लिख रहे हो इसने प्रकाश की चाल। अब ध्यान से, क्योंकि फोटोन का द्रव्यमान अपन ने लिखा था, ध्यान से ना, h/c², mc² बराबर h/, तो m बराबर रखो सब, क्योंकि, है ना, क्योंकि लिख दें फोटोन का, ये यहां क्योंकि, है ना, क्योंकि m बराबर इतना फोटोन का द्रव्यमान है वो, इसलिए ध्यान से लैम्डा फोटोन बराबर h/m की वैल्यू h/c² इंटू c, ऐसे तो h कट गया, एक c से एक c कट गया, तो ये आया c/ν, और c/ν विकिरण यानी तरंग की तरंग दैर्ध्य। इसका मतलब फोटोन की तरंग दैर्ध्य के बराबर होती है। इसको 1 लिख देता हूं और इसको 2 लिख देता हूं, है ना। 2 से तो मैं चला ही सही, है ना, तो यहां लिख देता हूं 1 से लैम्डा फोटोन इज इक्वल टू c/ν को क्या लिख दूं, लैम्डा वेव। हैंस प्रूव, इसने कहा था सिद्ध करें, तो सिद्ध हो गया। समझिए सर, इंपॉर्टेंट है ये, छोटा सा सवाल है लेकिन महत्वपूर्ण सवाल है। क्लियर। अब आगे चलें सब। आगे में वायु में 300 केल्विन ताप पर एक नाइट्रोजन अणु का द्विबोगली तरंग दैर्ध्य कितना होगा। नाइट्रोजन का द्रव्यमान रखना पड़ेगा। देखो, इसको भी पूरा तो नहीं करता मैं समझा देता हूं। 300 केल्विन पर नाइट्रोजन का द्विबोगली तरंग दैर्ध्य कितना होगा। तो नाइट्रोजन द्विपरमाणुक है ना, नाइट्रोजन अणु ने, नाइट्रोजन अणु द्विपरमाणुक है, 3/2 kT। तो यही फॉर्मूला काम में ले लो सब, ये का यही, इसमें मैं आपको बता देता हूँ। ये 3/2 kT होगा ना नाइट्रोजन के लिए। भाई प्रत्येक स्वतंत्रता की कोटि 1/2 kT रखती है, तो द्विपरमाणु के लिए तो 5/2 kT होता है। इसमें सब नाइट्रोजन 5/2 kT है। स्वतंत्रता की कोटि द्विपरमाणु की 5 होती है। देखो, मैं ऐसे बताता हूं आपको। कौन सा क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 19 है ना, क्वेश्चन नंबर 19। तो सब नाइट्रोजन के लिए E बराबर अपने को लिखना पड़ेगा 5/2 kT। यह द्विपरमाणुक है ना, क्लियर। इसलिए P बराबर √2 ME, E की जगह लिख दें 5/2 kT, 2 से 2 कट गया है ना, यानी P बराबर 5 M नाइट्रोजन का द्रव्यमान दे रखा है इसने ना, नाइट्रोजन का द्रव्यमान इसने आपको दे रखा है 14 एटॉमिक मास यूनिट है ना, और kT है ना, तरंग दैर्घ्य बतानी है। अब क्योंकि लैम्डा बराबर H/P, इसलिए लैम्डा इज इक्वल टू H, P की वैल्यू अपन रख देंगे 5 मास ऑफ न्यूट्रॉन के, टेम्परेचर इसने दे रखा है, तो इसने अपने को टेम्परेचर दे रखा है 300 केल्विन, तो टेम्परेचर तो आप वही रख दो 300 केल्विन है। मास ऑफ न्यूट्रॉन इसने ऐसे दे रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ है ना। देखो टेम्परेचर तो इसने दे रखा है 300 केल्विन, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब मास ऑफ न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन इन नाइट्रोजन, ये इसने देखा 14.0076 MU नहीं चलेगा, आपको यूं रखना पड़ेगा 76 इंटू MU, तो MU की वैल्यू रखेंगे आप 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg, इसको kg में बदल के रख देना, तो ये तरंग दैर्घ्य आ जाएगी आपकी मीटर में है ना, क्लियर। ये तो सब इसके अतिरिक्त अभ्यास से पहले वाले सवाल हो गए। अब कुछ एक सवाल को देखो समझो, प्रोटॉन और अल्फा कण पे ले लेता हूं मैं है ना, अगले पेज पर ही ले लेता हूं दोनों सवाल है ना। चलो यहाँ दूसरा सवाल ऐसे लेता हूं मैं। अब अदर क्वेश्चन, अब यहाँ पे एक बात को समझना, मैं लिखता हूं पहले ना, जैसे बैनिया पिनाला, बैंगनी, नीला, हरा, आसमानी, पीला, नारंगी और लाल, ठीक है, ये रंग है। अब देखो ये आपको क्वेश्चन ऐसे दे सकता है, ये इसकी चांसेस देते हैं, इसलिए मैं क्या नाम से आपको ये स्पेशली बताने जा रहा हूं है ना, कि सब इस तरह की चीजों से थोड़ा सा आप सावधान रहना। अब अपन जानते हैं, एक मिनट सॉरी है ना, अपन जानते हैं प्रकाश, ध्यान से समझना, विद्युत प्रभाव के लिए है ना, आवृत्ति दहली आवृत्ति से अधिक या कम से कम दहली आवृत्ति के बराबर होनी चाहिए, ये शर्त है। अब बहुत ध्यान से समझिए आप है ना कंडीशन। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए आवृत्ति दहली आवृत्ति के बराबर कम से कम या उससे अधिक होनी चाहिए, क्लियर। तो ये हम जानते हैं। अब देखो, तथा तरंग दैर्घ्य दहली तरंग दैर्घ्य से कम या उसके बराबर होनी चाहिए, मतलब दोनों बातें एक ही हैं। क्योंकि तरंग दैर्घ्य आवृत्ति के आवृत्ति है ना, तरंग दैर्घ्य आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती होती है। बड़ा प्रेम से समझिए, छोटा सा ही सवाल है, स्पेशल है ना। तो सब तरंग दैर्घ्य आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती होती है, C बराबर न्यू लैम्डा अपन लिखते हैं। आवृत्ति दहली आवृत्ति से
अधिक होनी चाहिए, ठीक है, परंतु तरंग दैर्घ्य देहली तरंग दैर्घ्य से कम होनी चाहिए। अब कैसे मैं आपको समझाऊं? अब जैसे एक क्वेश्चन ये कैसे देता है आपको वो आप समझे, है। चलो क्वेश्चन तो मैंने ऊपर लिख ही दिया, तो यहाँ पे क्वेश्चन ना लिख के वो तो ऐसे लिख देता हूं। देखो अब ये क्या पूछेगा आपसे, जैसे पूछेगा कि कोई प्रकाश या यूं कह दें आसमानी रंग का प्रकाश, है ना, प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न करता है ना। आसमानी रंग का प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न करता है ना। मैं अपनी समझ से बेटर समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यह आसमानी रंग का प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न कर रहा है, इसका मतलब ये हुई देहली तरंग दैर्घ्य, है ना, यही हुआ ना, ये हुआ देहली तरंग दैर्घ्य। बात को समझना सब, बस सवाल खत्म होने वाला है ना। आसमानी रंग यहाँ देहली तरंग दैर्घ्य हो गया, क्योंकि वह प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न करता है ना। तो निम्न में से कौन सा रंग या कौन सा प्रकाश, इसे लिख देता हूं ना, निम्न में से कौन सा प्रकाश प्रभाव उत्पन्न नहीं करेगा, प्रभाव उत्पन्न नहीं करेगा, करेगा भी पूछ सकता है। अब नहीं करेगा, अब इसने आपको दे दिया पीला बी, है ना, नारंगी सी, लाल और डी नीला। देखो सवाल उल्टा भी हो सकता है, बस एक सवाल से सवाल समझना है आपको, ज्यादा सवाल इसका करना उचित नहीं है। समझ में आ जाएगा तो एक से आ जाएगा, नहीं आएगा तो 2-4 से भी नहीं आएगा। अब आसमानी रंग का प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न करता है, तो ये आसमानी रंग तो हो गया यहाँ पर देहली तरंग दैर्घ्य। अब देहली तरंग दैर्घ्य से कम तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति से तो अधिक, लेकिन देहली तरंग दैर्घ्य से कम तरंग दैर्घ्य का प्रकाश, अब इसकी तरंग दैर्घ्य है 3800 एंगस्ट्रॉम और इसकी तरंग दैर्घ्य है 7800 एंगस्ट्रॉम, है ना। उत्पन्न नहीं करेगा या उत्पन्न करेगा, नहीं को काट दो ना। अब मैंने क्या लिख दिया, चलो एक बात मैं दोनों समझा दूंगा, उत्पन्न करेगा, है ना। तो निम्न में से कौन सा प्रकाश प्रभाव उत्पन्न करेगा, यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न करेगा, उल्टा कर दिया मैं सब। अब देखो देहली तरंग दैर्घ्य से कम तरंग दैर्घ्य वाले, कम तरंग दैर्घ्य वाले कौन कौन है ना, बैंगनी है, नीला है और हरा है। ये तीन इस केस में प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न करेंगे। एक मिनट, अरे यार इन टाइम पे क्या हो रहा है ना, देखो ध्यान से। देहली तरंग दैर्घ्य से कम, तो देहली तरंग दैर्घ्य कौन है, आसमानी। ये तीनों प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न करेंगे जो देहली तरंग दैर्घ्य से कम है, तो ये तीनों देहली तरंग दैर्घ्य से कम है इनमें से, और ये तीनों प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न नहीं करेंगे क्योंकि इनकी तरंग दैर्घ्य देहली तरंग दैर्घ्य से ज्यादा है, तो ये तीनों नहीं करेंगे। अब आ जाओ सब, ये कह रहा है आसमानी रंग का प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न करता है,
मतलब हम समझ गए कि आसमानी रंग देहली तरंग दे रहे हैं। तो निम्न में से कौन सा प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न करेगा? मैंने नहीं की जगह करेगा कर दिया, क्योंकि ऑप्शन मैंने लिख दिए थे, तो फिर मैंने कहा यहाँ चेंज कर दो। अब सब पीले की तरंग दे रहे तो देहली तरंग दे से ज्यादा है, जबकि देहली तरंग दे से कम होनी चाहिए, तो पीला उत्पन्न नहीं करेगा। नारंगी प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न नहीं करेगा। लाल रंग का प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न नहीं करेगा। लेकिन नीले की तरंग दे रही है, देहली तरंग दे रही से कम है, और शर्त में आ गया देहली तरंग दे रही से कम या कम से कम बराबर है ना, ज्यादा ज्यादा बराबर। तो साहब इनमें से नीला रंग है जो प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न करेगा, समझिए, और बाकी तीन रंग। तो कहने का मेरा मतलब है कि कंडीशन आवृत्ति की याद मत रखना, कंडीशन तरंग दैर्ध्य की भी आपको याद रखनी पड़ेगी, है ना। अब एक सवाल और, ठीक है ना, वो भी इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब फोटोन नहीं, अल्फा कण और प्रोटॉन ले लेते हैं ना। अल्फा कण व प्रोटॉन के लिए, है ना, प्रोटॉन के लिए। अब देखो दो सवाल हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझना, है ना। एक सवाल में तो ये कह रहा है, पहले सवाल में तो दोनों को समान विभवांतर से त्वरित किया, तो फोटो में अल्फा कण और प्रोटॉन की तरंग दैर्ध्य का अनुपात बताइए, ध्यान से समझना। दूसरे में कहेगा दोनों की ऊर्जा समान है, तो तरंग दैर्ध्य का अनुपात बताइए, ठीक है। अब बहुत ध्यान से मैं दोबारा समझा रहा हूं। पहले यूं कहता है दोनों समान विभवांतर पर त्वरित हैं, तो लैम्डा अल्फा अपॉन लैम्डा प्रोटॉन बताओ, पहला क्वेश्चन, है ना। मैं दूसरा क्वेश्चन भी लिख देता हूं, फिर एक साथ करूंगा ताकि आपको समझ। दोनों की ऊर्जा समान है या दोनों की गति ऊर्जा समान है ना, तो लैम्डा अल्फा अपॉन लैम्डा प्रोटॉन बताइए। तो सब ये दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन एक नहीं है। एक में कह रहा है दोनों समान विभवांतर पर त्वरित किए गए, है ना, दोनों की गतिज ऊर्जा समान लिख लेते हैं, दोनों की गति ऊर्जा समान है, तो इनकी तरंग दैर्ध्य का अनुपात बताइए। बस ये दोनों सवाल आपको थोड़ा सा अलग से लग सकते हैं, अलग हैं भी सही, है ना। एक में विभवांतर समान है और दूसरे में ऊर्जा समान है। अब आपको बताना है तरंग दैर्ध्य का अनुपात, ठीक है। तो देखो, क्योंकि लैम्डा बराबर, आवेशित कणों की बात करें, लैम्डा बराबर h अपॉन √2 है ना। एक मिनट, अब इसको थोड़ा सा प्रेम से करूं साहब, मैं जल्दबाजी में कर रहा हूं, मेरी भी सांस फूल रही है और मजा भी कम आ रहा है। देखो, आवेशित कणों के लिए मैंने आपको दो फॉर्मूले बताए थे, अब मैं वो दोनों फॉर्मूले का यूज कर रहा हूं। लैम्डा बराबर h अपॉन 2m⁴v है ना। अब देखो, इसमें h कांस्टेंट है, v समान है, इससे विभवांतर इसने समान बोल ही दिया, है ना, v समान है। तो सब लैम्डा
इज प्रोपोर्शनल टू 1/√m³। यही रह गया। h कांस्टेंट है इससे ही, v दोनों के लिए सेम है ना, v दोनों के लिए सेम है तो मास और चार्ज ही रह गया। अतः लैम्डा अल्फा अपॉन लैम्डा प्रोटॉन है ना इज इक्वल टू व्युत्क्रमानुपाती मास ऑफ प्रोटॉन चार्ज ऑफ प्रोटॉन अपॉन अल्फा का नीचे आ जाएगा मास ऑफ अल्फा और चार्ज ऑफ अल्फा। ठीक है साहब। तो कहने का मतलब विभवांतर समान है, इससे मैंने फॉर्मूला लिखा लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन √2m³v है ना। ठीक है, v सेम है ना, h कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, v कांस्टेंट हो गया यहाँ पे। यानी अब देखो मैं पहले लिख दूं फिर एक साथ मान रख दूंगा, खटाक से आंसर आ जाएगा है ना। क्या है सब, मास ऑफ अल्फा 4 प्रोटॉन के बराबर होता है, अल्फा कण का द्रव्यमान 4 प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर, वह अल्फा कण पर आवेश 2 प्रोटॉन पर आवेश के बराबर होता है। अब रखो, इसलिए लैम्डा अल्फा है ना अपॉन लैम्डा प्रोटॉन इज इक्वल टू, समझ आ रही बात है ना, उल्टे लिख ही रखे हैं, अल्फा वाला ऊपर है। ठीक है, अब आप देख लेना, मैंने 1 मिनट में देख लूँ, एक तो जल्दबाजी में काम ही बिगड़ रहा है अपना। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती है, ये अल्फा वाले नीचे आगे प्रोटॉन। ठीक है ना। अब मास ऑफ प्रोटॉन चार्ज ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ अल्फा कितना लिखूं 4 मास ऑफ प्रोटॉन का, और आवेश कितना लिखूं 2 गुना प्रोटॉन पर आवेश का। अब जो कट रहा है उसको काटिए है ना। देखो एमपी एमपी क्यूपी क्यूपी तो कट रहा है, यानी लैम्डा अल्फा और लैम्डा प्रोटॉन, नीचे बचता है √8, ऊपर तो कुछ भी नहीं बच रहा, 4 दूनी 8, और √8 को क्या लिखेंगे 2√2। तो सब ये आपका आंसर होगा। लेकिन अब उधर आ जाओ, उधर उसने विभवांतर समान नहीं बोला है, उधर उसने आपसे बोला है गतिज ऊर्जा समान है ना साहब। अब फॉर्मूला कैसे लगेगा, देखो क्योंकि लैम्डा बराबर h अपॉन √2 m/e के लिख दूं गति ऊर्जा। अब गति ऊर्जा समान है ना, तो h कांस्टेंट और e कांस्टेंट, तो इसलिए h और e कांस्टेंट, 2 तो कांस्टेंट है इससे, लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू 1/√m। अब केवल m से ही मतलब रह गया, यानी द्रव्यमान से ही मतलब रह गया। ठीक है, बात समझ में है ना। अतः अब अपन बताएंगे लैम्डा अल्फा अपॉन लैम्डा प्रोटॉन है ना, मास व्युत्क्रमानुपाती में आ रहा है, तो ऊपर आ जाएगा प्रोटॉन का मास और नीचे आ जाएगा अल्फा कण का मास। अपने को पता है इससे है ना कि अल्फा कण का मास प्रोटॉन के मास का 4 गुना होता है, यानी लैम्डा अल्फा अपॉन लैम्डा प्रोटॉन है ना, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ अल्फा में 4 गुना लिख दिया, प्रोटॉन का ये कट गया, 1/4 का रूट 1/2। तो अब आपका आंसर आएगा 1/2। तो कहने का मेरा मतलब है कि इस तरह के सवाल में सावधान रहिएगा, हो सकता है 3 पार्टिकल भी दे दें, लेकिन इस बात का ध्यान रखना
कि विभवांतर समान है या काइनेटिक एनर्जी। विभवांतर समान है तो लैम्डा दोनों पे डिपेंड करेगा, मास पर और चार्ज पर, है ना। और ऊर्जा समान है तो तरंग दैर्घ्य केवल मास पर ही डिपेंड करेगी। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि आप इस फॉर्मूले को याद रखिए, है ना, क्योंकि जब भी बात आएगी चार्ज की तो ई की जगह क्यू भी लिख देना। ये देखो ई की जगह अपन ने क्या लिख दिया, क्यू भी लिख दिया। तो ये दोनों सवाल हैं, सब इंपॉर्टेंट है, दोनों ही किसी भी रूप में पूछा जा सकता है। इस रूप में पूछा जा सकता है या इस रूप में पूछा जा सकता है। इसके अलावा और कोई सी चीज मेरे जहन में नहीं है। मैं 1 मिनट में देख लेता हूँ, अगर कुछ ऐसी चीज हो तो मैं आपको, कोई अलग से बात हो तो मैं बताता चलूं, अगर बात कोई अलग से हो तो, नहीं तो फिर खत्म करो, है ना। अगला चैप्टर चालू कर देंगे फिर अपन, है ना। इसमें अगर कुछ अपने को दिखता नहीं है तो सब ऐसा, तो थ्योरेटिकली तो अभी अपने पास ऐसा कुछ भी सामने नहीं आता ऐसा, है ना। फिर कोई देखता हूँ मैं 1 मिनट, बस 1 मिनट का मुझे आप, 1 मिनट का भी नहीं, 20-25 सेकंड का टाइम दे दीजिए। क्वेश्चंस होंगे तो सब मैंने मेंशन कर रखे होंगे। अलग से कोई क्वेश्चन है? कार्यफलन, धातु का कार्यफलन समान होने के बावजूद इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन धातु के, वो मैंने आपको बता ही दिया था, तो आंसर लिख रखा है। ये आंसर, ये क्वेश्चन पूछा गया था और उस क्वेश्चन का आंसर मैंने उस समय बताया था, अलग से बता देता हूँ। ये कह रहा है कि एक ही कार्यफलन होने के बावजूद प्रकाश आपतन पर अलग अलग ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित क्यों होते हैं। तो मैंने आपको बिल्कुल स्पष्ट बताया, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन चालन बैंड के भिन्न भिन्न स्तरों से होता है। जब चालन बैंड के भिन्न भिन्न स्तरों से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा तो उनकी ऊर्जाएं भी भिन्न भिन्न होंगी। सामान्य बच्चे के तौर पर मैंने बताया था कि वो यूँ समझा सकता है कि सतह की सरफेस या गहराई में से हो सकता है, इसलिए उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अलग अलग होगी, है ना। सभी इलेक्ट्रॉन समान ऊर्जा के उत्सर्जित नहीं होते। ठीक है बच्चों, यही इसमें मटेरियल है, इसको यहीं पे अपन क्लोज करते हैं, है ना। फिर नेक्स्ट चैप्टर, यानी अब अपने को परमाणु चैप्टर पढ़ना है। छोटा चैप्टर है। अब 2 चैप्टर ऐसे हैं जो बोनस चैप्टर हैं आपके लिए, एक तो परमाणु, एक नाभिक है। परमाणु नाभिक में मैं दौड़ा दूंगा क्योंकि उसका रीजन है, परमाणु नाभिक में मेरे को वही चीजें बतानी है जो आपको केमिस्ट्री से परे लगे। जो केमिस्ट्री में ही उनको मैं तेजी से निकाल दूंगा ना, उसमें ज्यादा मेरे को टाइम लेना नहीं है ना। तो अब लगभग अपने पास 3-4 चैप्टर बचते हैं, बस एक इलेक्ट्रॉनिक्स थोड़ा सा बड़ा पार्ट है, बाकी सब सिंपल है। थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।